Hey everyone, this is Niril Neta Curious Smart Platform. So welcome back learners. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे NIST डिलीट बुक को काफ़ी समराज वे में प्रोवाइड कराती हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ के कहाँ के तो NIST डिलीट बुक्स के। अगर आप एक बार यहाँ से रिवाइज करके पढ़ के रिवाइज मतलब कि यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन का, तो आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन कोई भी नहीं छूट रहा है 501 का। तो आप सोचेंगे 501 कहाँ मिलता है, तो आपको 501 KVS RRB NVS का यूनिट 5 देखिए और उसको क्या बोलते हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और देखिए कि 501 का कितना सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, जब 501 कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से कम 8-10 क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और DSSB के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं। तो चलिए, और ऐसे भी हमें लगता है कि सारे टीचर्स जो भी जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनको पढ़ना चाहिए NIST डिलीट बुक्स। तो बिना देरी किए शुरू करेंगे और आज हम जानेंगे कि मध्यकालीन समय में हमारी शिक्षा कैसी थी। तो मैं यहाँ पे आपको मिक्स ऑफ हिंदी और मिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ाऊँगी। ये कितना हिल रहा है, चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे कि इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हमारा शिक्षा कैसे दिया जाता था। वैदिक काल के बाद यानी कि मध्य काल में चर्च में अंग्रेजी माध्यम से, मंदिर में संस्कृत माध्यम से, मदरसा में फारसी और अरबी माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का आयाम 19वीं सदी से हुआ है। ये जितने सारे पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन सबको हाईलाइट कर देती हूँ। इतना हिल कह रहा है भैया। चलिए अब देखेंगे कि स्टेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन यानी कि जो हमारी राज्य व्यवस्था थी उसमें कैसी शिक्षा थी मध्यकालीन समय में। तो ये शिक्षा का जो शुरुआत है ना राज्य स्तर पर, तो ये 1813 का चार्टर एक्ट से शुरुआत हुआ था। ये 1813 का चार्टर एक्ट किसने लाया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये क्या था ना कि ये 20 साल पे हर 20 साल पे रिन्यू करते थे, यानी कि एक एक्ट बनाते थे जिसको ये बोलते थे चार्टर एक्ट। और इसके तहत ये बताते थे कि भारतीय एजुकेशन को कैसे चलाना है। तो उसमें जो फर्स्ट इनका चार्टर था एक्ट वो था 1813 में, और चार्टर एक्ट का जो शुरुआत हुआ था 1813 से। चार्टर एक्ट ये ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर एक्ट, ये जो बताए थे वही बात यहाँ गया है। 1813 चार्टर एक्ट में पहली बार संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश दिया गया। 1813 चार्टर एक्ट में पहली बार संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश दिया गया। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसने क्या क्या बातें कही है इंडियन एजुकेशन के लिए। तो उन्होंने फर्स्ट कहा था कि 1 लाख रुपया प्रमोशन फॉर इंडियन एजुकेशन, और मतलब कि ये बोले थे कि जो भी एजुकेशन है इंडिया का उसके लिए हम 1 लाख रुपया देंगे। और पहली बार वित्तीय प्रावधान और जिम्मेदारी तय की गई, यानी कि फाइनेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, कि हम इंडियन शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे मैकाले मिनट्स। इनको तो आप सभी जानते हैं, यही है जो अंग्रेजी के इतना बड़े बोलबाल में भारतीय में फैलाए हुए हैं। और दूसरा कि जॉब चलाते हैं हम, वो ये मैकाले के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। तो देखते हैं कि ये कब आया और इनका फुल नेम क्या है। इनका फुल नेम था थॉमस बर्बिंगटन मैकले। ये 10 जून 1834 को मदरसा में आए और सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर बने। ये मदरसा कहाँ है आपका, भारत में, ठीक है, तमिलनाडु, चेन्नई, जो चेन्नई है वही उसी को कहा जाता है मद्रास। सुप्रीम मेंबर बने किसके, सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के समय यहाँ 4 साल रहे हैं और 1834 में आए हैं, 4 साल रहे यानी कि 1838 तक। और 1838 में इंग्लैंड लॉर्ड का इन्होंने राइटिंग शुरू किया और उनका उसी से कैरियर स्टार्ट हुआ, राइटिंग कैरियर रिज्यूम। नेक्स्ट देखेंगे रोल ऑफ टीचर इन मर्जिंग सोसाइटी, यानी कि उस टाइम का जो मध्यकालीन था उस टाइम टीचर के लिए क्या क्या रोल होते थे। जैसे कि अभी पढ़े थे ना कि काफ़ी टीचर को कैसे होना चाहिए इंटरेक्टिव वे में, वही चीज़ यहीं पे बताया जाएगा कि मध्यकालीन में भी यही था कि टीचर का रोल कैसा होना चाहिए। इतना हिल रहा है, चलिए देखेंगे कि लॉरी लॉर्ड्स कंजर्वेशन मॉडल, ये
सॉरी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, अब नहीं होगी। लॉरी लॉट कन्वर्सेशन मॉडल जिन्होंने 4 रोल्स दिए थे। एक कि टीचर को कैसा होना चाहिए, तो डिस्कर्सिव यानी कि तर्कपूर्ण। दूसरा बताया था कि टीचर को एडेप्टिव यानी कि अनुकूल से होना चाहिए। थर्ड बताया था इंटरेक्टिव यानी कि परस्पर क्रियात्मक होना चाहिए। फोर्थ बताया था कि रिफ्लेक्टिव यानी कि विमर्शक होना चाहिए, यानी कि टीचर जो भी प्लान बना रहा है, जो भी बच्चों को मूल्यांकन कर रहा है, वो अपने प्लान और अपने मूल्यांकन में चीज़ों को सोचे, देखे क्या गलती किया, क्या सही किया, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अदर्स रोल्स ऑफ टीचर, यानी कि जो टीचर्स का वास्तविकता रोल होता है वो क्या है रियल लाइफ में। तो ये है कि टीचर को कैसा होना चाहिए, डेवलपर एंड नर्चर ऑफ ई कल्चर। ई कल्चर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे चीज़ों में भी टीचर को क्या होना चाहिए, नर्चर यानी कि डेवलपर होना चाहिए। नेटवर्क एंड चेंज एजेंट, परिवर्तनकारी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार केवीएस के 2023 में शायद एग्जाम में आया था कि सबसे एक्सेप्टिव टीचर कौन होते हैं, तो उसमें था डेमोक्रेटिव और ये ट्रांसफॉर्मेटिव। तो उस टाइम दो ही क्वेश्चन में कंफ्यूजन था कि डेमोक्रेटिव तो सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन नहीं, अगर ये दे रहा है ना परिवर्तनकारी, तो आप इसको ही चूज कीजिए, क्योंकि सबसे बेस्ट होता है, काफ़ी एक्सेप्टेबल होता है, तो सबसे बेस्ट होता है परिवर्तनकारी टीचर का रोल। थर्ड है लर्निंग प्रैक्टिशनर और फैसिलिटेटर होना चाहिए, ये हम सभी जानते हैं, और हमें ऐसे ही टीचर बनना है। लर्निंग रिसोर्स डेवलपर होना चाहिए। टेक्नो पेडागोगी यानी कि टेक्नो शिक्षक होना चाहिए। टेक्नो यानी कि टेक्नोलॉजिकल से जुड़े हुए जितने सारे शिक्षक हैं, जितनी सारी शिक्षा है, वो हम सबको अंदर ग्रहण करके बच्चों को देना चाहिए, यानी कि टीचर को टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, टीचर इवेल्युएटर यानी कि मूल्यांकन करता होना चाहिए। एक्शन रिसर्चर होना चाहिए, जो कि हम अपने एससीपी प्रोग्राम में भी किए थे। बिहेवियर साइंटिस्ट यानी कि व्यवहार से उनको वैज्ञानिक रूप से सोचना चाहिए, ना कि धार्मिकता अपनाकर और बच्चों को थोपना चाहिए। हर चीज़ को लॉजिकल वे में बच्चों को सामने प्रस्तुत करना चाहिए, किसी भी चीज़ को। और करिकुलम डिजाइनर होना चाहिए एंड ट्रांसैक्शन होना चाहिए। और 3 नंबर है इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन यानी कि शैक्षिक प्रणाली अविकल्पक होना चाहिए। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, और आज के लिए बस हम इतना ही बनाए थे पीपीटी, और मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम बनाएंगे तो आप शायद बोर हो जाएंगे, क्योंकि मेरा ये शुरुआत है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि 5 to 10 मिनट्स में मेरा कंप्लीट हो जाए, और हर बार मैं अच्छे से पीपीटी अट्रैक्टिव वे में लाऊँ, ताकि आप सुचारू रूप से बिना रुके पढ़ते जाएँ, बिना बोर हुए। तो बिना देरी किए आप अपना पार्ट 5 में मिलेंगे कल। तब तक के लिए मैं आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन लाई हूँ कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, जिसको नेल्सन मंडेला ने कहा था। सो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, और यहीं पे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। और आप यकीन मानिए, थैंक्स, आप यकीन मानिए, आप सभी को SSB के लिए यहीं से जितना सारे एनआईएस रिलेटेड का बुक का इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी। तो टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 5।